जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें हम द हिंदू को ही देखने वाले हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई भी आर्टिकल या कोई भी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए द हिंदू जो है उसको हम कवर करेंगे और पेपर की तरह कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम पेपर की तरह कवर कर रहे हैं तो ज़्यादा हमें बेनिफिशियल न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एडिटोरियल से ज़्यादा न्यूज़ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज का हम न्यूज़पेपर जो है मतलब 20 मई का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। और फ्रंट पेज जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ये न्यूज़, जहाँ पर 26 बॉडीज रिकवर्ड की गई है ऑफ मुंबई। अभी आप सभी को पता है जो साइक्लोन है वो हमें देखने को मिला, और साइक्लोन की वजह से हुआ क्या है कि काफ़ी सारी जो डेथ है वो हमें देखने को मिली है। ठीक है, साइक्लोन का जो पूरा ट्रैक था वो मुंबई देन गुजरात इस तरीके से हमें देखने को मिला है। हालांकि हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी ब्यौरा किया और उन्होंने भी जो सिचुएशन है उसको देखा। देखिए, क्या है कि साइक्लोन जो है ये हर साल आता है ना। साइक्लोन हर साल हमें देखने को मिलता है। कई सारे साइक्लोन्स आते हैं, हमारे अरेबियन सी की तरफ भी आते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ भी आते हैं। अरेबियन सी में कम साइक्लोन देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में काफ़ी सारे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। और उसके पीछे का रीज़न भी हमें पता है कि सबसे सबसे कॉमन रीज़न जो है कि बे ऑफ बंगाल जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, और ज़्यादा गर्माहट ज़्यादा टेम्परेचर ज़रूरी होता है जो साइक्लोन है उसके फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होना चाहिए, तब जाकर जो साइक्लोन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर अराउंड हो सकता है। यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर मतलब ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से साइक्लोन जो है वो आप सभी को पता है कि साइक्लोन होता क्या है, किस तरीके से फॉर्म होता है। हमने पहले भी जब साइक्लोन आया था, जब मुंबई कोस्ट को वो हिट कर रहा था, उस टाइम पर हमने साइक्लोन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी थी हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है वो निकल कर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर कितना ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हर साल साइक्लोन आता है, लेकिन फिर भी हर साल हमें डिजास्टर जो है वो देखने को मिलता ही है। मतलब हम प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, जो लोग हैं उनकी मौत होती ही है। हम जो लाइव्स हैं उनको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, हम रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते हैं, हम जो खाना है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, हम काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं? हमारी अर्निंग वार्निंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर हमें बता देती है कि ट्रैक किस तरीके का रहेगा, इतने टाइम के बाद वहाँ पर हिट करने वाला है। स्टिल हम वहाँ पर लोगों को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, हालांकि हमने एमएम एकेडमी ऐप पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें साइक्लोन के बारे में मिटिगेटिंग मेजर जो है वो देखे हुए हैं, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अगर समझ लीजिए कि किसी जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, और आपके डिस्ट्रिक्ट को खतरा है कि साइक्लोन जो है वो आकर भिड़ सकता है, तो आप कौन कौन से मिटिगेटिंग मेजर जो है वो लोगे। क्योंकि बट ऑब्वियस है कि आप मैप जोनेशन जो है वो पहले ही देख लोगे कि हाँ मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, तो ये जो है ये साइक्लोन प्रोन एरिया है, यहाँ पर साइक्लोन जो है वो आते रहते हैं एंड साइक्लोन हिट होते रहता है। एंड देन आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम से ये भी पता चल जाता है कि साइक्लोन जो है कब आने वाला है। तो अब आप, क्योंकि जब भी ऐसा कोई साइक्लोन आता है, डिजास्टर आता है, तो उस टाइम पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास अच्छी खासी पावर आ जाती है। मतलब कोई भी निर्णय जो है वो ले सकते हैं, बड़े से बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो अब ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि जो जनरलिस्टिक अप्रोच है वो तो हमें पता है, वो तो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े स्पेसिफिक बताना है आपके इनपुट्स डालकर। ठीक है, तो ये हमें न्यूज़ देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोविड-19 अफेक्टेड, यहाँ पर शॉर्ट जो है 3 मंथ से डिफर करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब अगर आपने वैक्सीन है तो 3 मंथ्स जो है उतनी उतनी यहाँ पर गैप रहनी चाहिए अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हुए हो तो ये हमें देखने को मिलता है। देन अभी आपको पता होगा जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने सिंगापुर का एक जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, उसके बारे में कहा था कि सिंगापुर से जो आ रहा है बहुत ही खतरनाक है, जो थर्ड वेव है उसी तरीके से हमें देखने को मिलेगी एंड वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। लेकिन फिर सिंगापुर जो उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ कि ऐसा ये बदनाम किया जा रहा है। देन उसके बाद हमारे तरफ से जो जयशंकर है उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम जो है वो इंडिया के तरफ से नहीं बोल रहे हैं, वो अपने पर्सनल राय रख रहे हैं, वो इंडिया की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें से ये भी सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि किस तरीके से आपको जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स है, जब भी आप किसी कंट्री के बारे में कुछ बोल रहे हो, ये सीखने को मिलता है। क्योंकि जब आप एम्बेसडर बनोगे, आए इंडियन फॉरेन सर्विस में जाओगे, तो उस टाइम पर आप जो भी बोल रहे हो वो इंडिया की तरफ से बोल रहे हो, ऐसा होता है। तो वैसे समय पर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बाकी जो है वो तो कुछ इतनी न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है जो इतनी खास हो फ्रंट पेज से, तो इतनी ही न्यूज़ है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर रीजनल न्यूज़ देखते हैं तो देखिए रीजनल न्यूज़ उसमें कुछ खास रहता नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स,
फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फेलियर। यहाँ पर ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम एथिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमारा जीएस पेपर 4 जो है उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट कहा गया है। पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वेडनेसडे को उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी उनको डिफिकल्टी जाती है एक्सेप्ट करने के लिए उनके फेलियर्स को, इनएबिलिटी को, कि वो नहीं कर पा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं रहते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल कर आता है। कंसर्न क्यों निकल कर आता है? क्योंकि देखिए कि अगर आप मानोगे ही नहीं कि ये गलती है तो फिर उसको सुधारने का मौका ही नहीं मिलता है, उसको सुधारने का मौका ही नहीं मिलता। ये काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है। अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, अगर कहीं के डीएम हो, है ना, और वहाँ पर अगर आपकी कोई गलती हो जाती है कि हाँ आपने लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया जबकि लॉकडाउन लगाना चाहिए था, या फिर लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था लेकिन आपने लॉकडाउन लगा दिया, तो ऐसे समय पर अगर आपकी गलती हुई है तो फिर वो एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, क्या होता है कि पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जनता के नज़रों में गलत ये चला जाएगा। लेकिन जनता भी अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो भी आपको एक्सेप्ट करेगी, वो भी, उनके भी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगी। सेम गोज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। उनको ऐसा लगता है कि उनको ये रहता है कि उनके जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा, उसमें उनकी जो रेटिंग्स है वो ख़राब हो जाएगी। तो जो वो समझ लीजिए अगर 28 साल में अगर वो कैबिनेट तक पहुंच रहे हैं, सेक्रेटरी तक पहुंच रहे हैं, तो फिर उनको 32 साल 35 साल लग जाएंगे और जितनी उनकी नौकरी जो है वो बची भी नहीं होगी, है ना। तो हाईएस्ट पोजीशन आपको पता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, मतलब आईएएस ऑफिसर बोलिए, उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये हाईएस्ट पोजीशन नहीं होती है। लेकिन सबसे हाईएस्ट पोजीशन, सबसे पावरफुल अगर हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर जो बन सकता है वो सेक्रेटरी होती है, वो भी यूनियन में सेक्रेटरी जो हमें देखने को मिलता है। मतलब वो कमाल है, वो जो पावर है वो ज़बरदस्त होती है ना। तो मतलब लगभग समझ लीजिए कि 31 साल के आसपास आप वो पोस्ट जो है उसका सुख अनुभव सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप 30 साल के हो और तब आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हो तो आपके पास 60 साल है ना। तो मतलब आप यहाँ पर उतने हायर पोस्ट पर जाना सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से आपकी जो प्लानिंग है वो आप किया कीजिए कि किस तरीके से आपको कौन सी पोस्ट जो है वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि ये मतलब हाईएस्ट पोस्ट है एंड हाईएस्ट पावर है। उसके सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हम देखते हैं ना कि यूट्यूब पर देखते हैं, पावर ऑफ डीएम, पावर ऑफ कलेक्टर, है ना, ये मतलब समझ लीजिए एकदम बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ठीक है, तो ये है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है उनको भी यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमारे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एथिक्स में लिख रहे हो तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नाउ डेज लेटली यहाँ पर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो डिनायल मोड पर चलती है, कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है उनकी गलतियाँ, जिसकी वजह से वो जो गलतियाँ हुई हैं उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता है ना। समझ लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो कि फलाना फलाना एक कोई अगर स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली या फिर फलाना फलाना कोई एक मेजर लिया है, अगर वो गलत है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं गलत है तो उसको कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट ही ना करे कि नहीं ये गलत नहीं है तो फिर उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, और वो अगर गलती है, एक्चुअल में अगर गलती है तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड सेम गोज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो ये यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। तो कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रेंज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इम्पैक्ट काफ़ी खतरनाक हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बाकी जो ये है ब्लैक फंगस, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। देखिए ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस इसको राजस्थान गवर्नमेंट अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पर एपिडेमिक घोषित कर दिया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं तो काफ़ी सारे केसेस जो हमें ब्लैक फंगस के देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए ब्लैक फंगस ये एक फंगस टाइप की बीमारी होती है और इसमें काफ़ी खतरनाक जो चीज़ें हैं, मतलब आंखें जो है वो भी निकालना पड़ता है। तो मतलब काफ़ी खतरनाक तरीके से आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आप एक्सपीरियंस करते हो अगर ब्लैक फंगस होता है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो हर जगह होता है, सॉइल में बोलिए, हमने ऑलरेडी इसके बारे में कवर किया हुआ है हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में, है ना। तो यहाँ पर सॉइल में बोलिए, एयर में बोलिए, वो कंटिन्यूसली रहता है। अब देखिए आपको हॉस्पिटल में जाना कब है, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे कि फेशियल पेन है, स्वेलिंग आपके फेस पे अगर आपको देखने को मिल रही है ना, जो आपकी आंखें हैं, आई के आसपास अगर स्वेलिंग है, एंड अगर आपको रेडिनेस अगर दिखने को मिल रहा है, अगर आपको फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, हेडेक अगर हो रहा है, टूथ एक जो आपका जो दांत है उसमें अगर आपको दर्द हो रहा है, टूथ अगर लूज हो रहा है, तो ऐसे जो है उसमें मतलब डबल या फिर ब्लर्ड विजन आपको नजर आ रहा है, तो ऐसे सिनारियो में फटाफट आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा एंड वहाँ पर आपको इलाज जो है वो करना पड़ेगा। कम इसमें अगर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लैक फंगस काफ़ी खतरनाक जो है वो यहाँ पर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आती है।
देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बाकी कुछ न्यूज़ जो है वो खास नहीं है। देन नेक्स्ट अगर हम पेज देखते हैं यहाँ पर, तो उसमें भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड यहाँ पर बस इतना बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो RT-PCR टेस्टिंग है उसको यहाँ पर रिड्यूस ना किया जाए, क्योंकि RT-PCR टेस्ट हम रिड्यूस करेंगे तो अपने आप केसेस जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी। तो RT-PCR कम करने से केसेस रिड्यूस होते हुए हमें नहीं देखना है, हमें RT-PCR टेस्टिंग ज़्यादा एंड केसेस कम, तब हम बोलेंगे कि हाँ हम यहाँ पर कुछ सफलता हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, नेक्स्ट पेज की, तो यहाँ पर मराठा कोटा जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए मराठा कोटा, इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है रिस्टोर की जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर साइक्लोन जो आया था उसकी वजह से काफ़ी सारे घर जो है वो अंधेरे में चले गए हैं, काफ़ी सारी जगहों पर जो बिजली है वो चली गई थी, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिलती है कि थोड़ा तूफान आया एंड हमारा जो पूरा अंधकार है लोगों के ज़िंदगी में छा गया। अब एडिटोरियल पेज की जब हम बात करते हैं तो एडिटोरियल पेज में यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की जा रहे हैं मराठा कोटा के बारे में। अब इंटरप्रिटेशन ये क्या बात की जा रही है, देखिए मराठा कोटा हमने ऑलरेडी कवर किया है। अब ये मैं इसलिए न्यूज़पेपर में भी ले रहा हूँ, इसलिए सीधा न्यूज़पेपर में ना ही पीपीटी ना ही माइंड मैप उसके थ्रू कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है हमने कवर की भी है। इसलिए क्या है कि आपको एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपको एक झलक जो है वो दिखानी है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए मराठा रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन हम सभी को पता है, हमने कवर किया हुआ है। मराठा जो कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, उनको रिजर्वेशन दिया गया था, है ना, उनको रिजर्वेशन दिया गया था महाराष्ट्र की तरफ से। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये जब मराठा रिजर्वेशन दिया जा रहा था तो 63% टोटल रिजर्वेशन हो रहा था स्टेट का, सारे जो रिजर्वेशन है वो मिलाकर, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उनको यहाँ पर कुछ चीज़ें मान्य नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें थी एंड क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ गलत हुआ, क्या हुआ, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल कर आती है वो है यहाँ पर फेडरलिज्म की, वो है फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टेट एंड सेंटर दोनों के पास पावर है। हमें लिस्ट से देखने को मिलता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उस तरीके से यहाँ पर हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं मराठा कोटा की, ठीक है, तो मराठा कोटा में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना है आपको ये है कि यहाँ पर एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था मराठी कम्युनिटी को, ठीक है, मराठा कम्युनिटी को। अब इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने सबसे पहली चीज़ तो कही कि कोर्ट ने बोला मराठा कम्युनिटी जो है, मराठा कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में नहीं आती है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही कही, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है उसमें नहीं आती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जजेस ने यहाँ पर डिस्कवर किया कि लॉज यहाँ पर जो प्रीवियसली सेट किए गए थे कोर्ट के द्वारा जो प्रीवियसली यहाँ पर सेट किए गए थे रूल्स कि रिजर्वेशन जो है वो 50% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर ब्रीच हो रहा है क्योंकि 64%, 63% जा रहा था। एंड तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि जजेस जो है उन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको ये पावर नहीं है, इंडिपेंडेंट पावर नहीं है कि वो किसी ग्रुप को बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर करे। समझ रहे हो आप, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी ग्रुप को ये पावर नहीं है कि वो किसी को बैकवर्ड क्लास जो है वो डिक्लेयर करे। तो यहीं से पूरा मुद्दा जो है वो निकल कर आता है। पहला तो फेडरलिज्म का ये मुद्दा निकल कर आता है कि बैकवर्ड क्लास को डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है, ठीक है, ये मैंने कवर ऑलरेडी किया हुआ है, तो पार्लियामेंट को है। तो फिर यहाँ पर फेडरलिज्म जो है, जो हमारा स्टेट है उनको क्यों पावर नहीं दी गई है ना। आइडिया जो है रिजर्वेशन का वो ये है कि यहाँ पर 50%, देखिए रिस्ट्रिक्टेड है 50% का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो बोला गया है कि 50% रहना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला, हमारे संविधान में क्या बोला गया है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 या 15 सब क्लॉज 4 अगर हम देखते हैं, उसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिजर्वेशन यहाँ पर रखना चाहिए और कोई लिमिटेशंस नहीं दी गई है। सिर्फ इतना बोला गया है रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सकता है, इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन जो है वो लाई जा सकती है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर निकाला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% ज्यादा जो है वो यहाँ पर एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर कई ऐसे राज्य है जहां पर जो 50% है उसको यहाँ पर क्रॉस किया गया है, बराबर है। अब वहां पर हमारे इंदिरा सानवी केस हमें देखने को मिलता है, मंडल कमीशन, थॉमस, ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि जो स्टेट्स है उनको यहाँ पर पावर नहीं है कि वो लिस्ट कर सके। मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस सेपरेट लिस्ट डिक्लेयरिंग कम्युनिटी एज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर करती है, लेकिन जो पावर है कि जो लिस्ट है उसमें नाम किसका जाना चाहिए, तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने को मिलता है, मतलब सेंट्रल लिस्ट देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल लिस्ट
सेंट्रल लिस्ट वही सिर्फ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और सिर्फ पार्लियामेंट उसमें बैकवर्ड कम्युनिटी है या नहीं वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी यहाँ पर किस हद तक सही है, फेडरलिज्म जो है क्या उसको ये प्रमोट करता है, क्या फेडरलिज्म को ये हानि पहुंचाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्या यहाँ पर जो अभी रिसेंट जो मराठा कम्युनिटी का केस हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल लिस्ट है तो वो क्या हमारे फेडरलिज्म को हानि पहुंचाती है, क्या वायलेट करती है हमारा फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमें आर्टिकल जो है ये सब हमने कवर किए हुए हैं, जो सेंट्रल लिस्ट जो है उसका यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर है, तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई है जो आपको यहाँ पर पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात आ रही है वो है कि यूनिवर्सलाइजेशन जो है सोशल सिक्योरिटी का, उसमें यहाँ पर बात की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर भी काम कर रहा है, ठीक है, उसको सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि अगर वो बीमार पड़ गया तो उसको पता है कि जो पैसा है वो यहाँ पर कंपनी देगी। अगर वो समझ लीजिए कि अगर उसको फैमिली को कुछ हो जाता है तो वह पैसा ये देगी, छुट्टियाँ उसको मिलती है तो उसकी सैलरी जो है वो नहीं कटेगी। ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी होती है, जो क्या है कि आगे वो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए सोचेगा नहीं, नहीं तो वो यही सोचेगा यार पैसे तो मिलेंगे नहीं, तबियत के लिए सेव करके रखो, तो जितने भी पैसे जमा होंगे वो कुछ खर्चा करेगा नहीं, हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लाइव्स एंड लाइवलीहुड जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब इसमें काफ़ी सारे जो घर है वो हेल्पलेस हो गए हैं, है ना, और गरीबी में चले गए हैं। और खासकर अगर हम देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो 91% यहाँ पर 91% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब ऐसे सिनारियों में आप देखोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए वैसे ही हमें कोई सोशल सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती है ना। अब यहाँ पर आप देखिए इंडियन पार्लियामेंट ने सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया, सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया। अब सोशल सिक्योरिटी कोड जो है ये बेसिकली क्या है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सोशल सिक्योरिटी कोड है अभी पास किया गया था, उसमें अगर आप देखोगे तो ये लेबर कोड है, ठीक है। इसमें कुछ जो लेबर्स हैं उनके लिए कुछ चीज़ें जो है वो लाई गई है। बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है 3 लेबर कोड्स। इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बातें जो है वो की जा रही है। अब किस तरीके से की जा रही है, तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ जो एग्जिस्टिंग लेबर कोड्स है उनको सब्स्यूम किया गया है। बहुत सारे जो कोड्स हैं उनको एक ही इसमें लाया गया है, जिससे क्या होता है और ईजी हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले हायर एंड फायर जो कोड है, कौन सा वाला कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 जो है, ये यहाँ पर जो हायर एंड फायर करना है उसमें काफ़ी ईजी कर देता है, ईजियर प्रोविजन लेकर आया है कंपनीज के लिए, जिससे क्या है कंपनीज भी हायर करें। नहीं तो पहले कैसी थी, कंपनीज अगर समझिए कि अगर किसी को हायर कर रही है कंपनी, तो उसको निकालना कंपनी के लिए मतलब उसको पहले ये दो, नोटिस दो, देन उसको निकालो 3 महीने, मतलब ऐसी ज़बरदस्ती की अगर किसी को नहीं रखना है तो 3-4 महीने की सैलरी ऐसी देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हायर एंड फायर करना काफ़ी ईजी कर दिया है। तो अब यहाँ पर कंपनीज रिक्रूट कर सकती है, नहीं नहीं रिक्रूट कर लेते हैं, देखते हैं, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली कंपनीज जो एम्प्लॉय कर रही थी अप टू 300 वर्कर्स, उनको यहाँ पर रिक्वायर्ड करने, उनको यहाँ पर पूरा ये रिक्वायर्ड नहीं है कि जो रूल्स है वो यहाँ पर करे कि नहीं 3 महीने 4 महीने ये सब रखा जाए करके, है ना। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 100 वर्कर्स के ऊपर, लेकिन उसको 300 वर्कर्स जो है वो कर दिया गया। देन यहाँ पर फैक्ट्रीज जो है नोटिस एटलीस्ट 14 डेज इन एडवांस जो है एम्प्लॉयज को यहाँ पर देना चाहिए इफ दे वांट टू गो ऑन स्ट्राइक। अगर एम्प्लॉयर जो है उनको स्ट्राइक पे जाना है तो 14 डेज की नोटिस जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, जिसमें स्ट्राइक पे जाने से पहले अगर कुछ रिजॉल्व हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। और उसी के साथ यहाँ पर जो स्टैब्लिश कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ 20 और मोर वर्कर्स, उनको यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी जो है उसका भी यहाँ पर गठन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने जब कोड आया था उस टाइम पे देखी थी। देन सेफ्टी मेजर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनके अधिकार जो है यहाँ पर रखने चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रखने चाहिए, हेल्थ वर्किंग कंडीशन पर फोकस करना चाहिए, है ना। देन उसके बाद 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए, 6 डेज से ज़्यादा यहाँ पर वीक में काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा उनसे काम करवा रहे हो, ओवर टाइम करवा रहे हो, तो यहाँ पर आपको ट्वाइस द रेट ऑफ वेजेस, मतलब अगर 100 रुपये है तो उसको हर एक इसके 200 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। देन ट्रांसजेंडर की बात की जा रही है। देन यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर 9 सोशल सिक्योरिटी लॉ जो उसको रिप्लेस किया गया। इससे क्या हुआ कि एक ईजी हो गया कि यार हमें पूरा का पूरा कैलकुलेट करने में ईजी जाए, है ना। यूनिवर्सलाइज सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है उसकी यहाँ पर बात की गई है। मतलब कहाँ पर, दोज हु वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर जो है वहाँ पर भी एक्सटेंड करने की बात की गई है पहली बार। उसी के साथ टाइम लिमिट जो है यहाँ पर ग्रेच्युटी पेमेंट का जो मिलता है, मतलब
जो कंपनी को प्रॉफिट्स होता जाता है उससे जो मिलता है वो भी यहाँ पर डिले ना हो, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी जो उसमें भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए जो यहाँ पर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है क्या है, प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो गारंटी है उसकी बात नहीं की गई है। मतलब समझ लीजिए कि इशू जो है फ्री बेसिक क्यूरेटिव हेल्थ केयर बोलिए, है ना, ये यहाँ पर नहीं रखा गया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बजट है गवर्नमेंट का वो हेल्थ पर दिया ही नहीं जा रहा है। मेन मुद्दा ये निकल कर आ रहा है। मतलब हर्डल्स अगर हम देखते हैं तो सोशल सिक्योरिटी यूनिवर्सल सोशल कवरेज जो है टू 91% इज इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर अगर हम देखते हैं तो भले ही यहाँ पर बोला गया है इनफॉर्मल सेक्टर को देना कितना मुश्किल है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें पता करना कितना मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर है तो गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा अवेलेबल है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर है तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो उनको कैसे हम कराएंगे। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलता है। ऑल्सो अगर हम देखते हैं तो अवेयरनेस जो है इनफॉर्मल वर्कर्स के अंदर वो नहीं है। इनफॉर्मल वर्कर्स को बुद्धू बनाना बहुत आसान है कि उनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि तुमको क्या क्या यहाँ पर सहूलत दी जा रही है, सरकार की तरफ से क्या बोला जाए उनको पता ही नहीं है। उन पे तो ये है ना कि यार मजबूरी है उनको काम करना, तो करना है तो करो, नहीं तो फिर निकलो, चलो हम तुमको इतना ही देंगे, ऐसा हमें देखने को मिलता है ना। तो ये क्या इनफॉर्मल वर्कर जो है वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी हमें देखने को नहीं मिलती है, कनेक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो कोऑपरेशन है वो होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी को लेकर स्टेट बोलिए सेंटर बोलिए उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। सारी जो चीज़ें हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो यहाँ पर सही तरीके से की जानी चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है वो सभी लोगों तक बांट सकें, और जब सभी लोगों में बांटेंगे तभी जाकर यहाँ पर जो बेटरमेंट है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। एंड देन उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो की बेनिफिट्स, मेटर्निटी बेनिफिट जो है ना सोशल सिक्योरिटी के अंडर में, तो यहाँ पर यूनिवर्सल नहीं बनाया गया है मेटर्निटी बेनिफिट्स को भी, तो ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंटली अगर हम देखते हैं तो एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स और मोर, तो उनके लिए है, तो कम है तो फिर उनके लिए क्या रहेगा, जो स्टैब्लिश्ड है ना, वो यहाँ पर क्या रहेगा, स्टैब्लिशमेंट, ये जो डेफिनेशन है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है। तो बहुत सारे अभी इसमें भी हमें खामियां देखने को मिल रही है जिसको ओवरकम करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर हम ग्रेचुटी की हमने बात की थी, ये पेलेबल रहेगा एलिजिबल एम्प्लॉयज टू एवरी शॉप और स्टैब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉय, जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड है, जहाँ पर 10 से कम है उनका क्या, वहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर मिली है जो हमने लॉस्ट कर दी है, इसको यहाँ पर सही ढंग से हमें करना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। क्लियर है। यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है। अब देखिए इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जो हमने देखा हुआ है इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी हमने कवर किया है न्यूज़पेपर में। जब इन्फ्लेशन का हमें देखने को, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमने देखा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग रहते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर, 3 जो है वो गवर्नमेंट के लोग रहते हैं। एंड देन उसी के साथ साथ वहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो यहाँ पर सेट करती है कितना रेपो रेट होकर रहना चाहिए, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो भी हम कंट्रोल में ला सकें, ग्रोथ जो है वो भी हम यहाँ पर कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड देन उसी के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ रही है, जो लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर हम देते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर हम देते हैं, तो उससे यहाँ पर किस तरीके से कैश ट्रांसफर जो है वो डिमांड बूस्ट करता है, उससे भी इन्फ्लेशन राइज होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इफेक्टिव वैक्सीनेशन पॉलिसी, इफेक्टिव वैक्सीनेशन पॉलिसी, इसके लिए वही है कि हमें यहाँ पर हेजिटेंसी को यहाँ पर देखना पड़ेगा। जो वैक्सीन हेजिटेंसी वो ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में कवर किया है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी मयूर मोगरे डालिए, आपको मिल जाएगा। पूरा यूपीएससी में पूछा जा सकता है मेंस में वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो है उसको यहाँ पर सही ढंग से देखना पड़ेगा, वही सारी बोल बच्चन जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पर भी जो रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान, जो ट्रेड रिलेशन है उसके बारे में बात की जा रही है, कुछ भी नई चीज़ नहीं है, कुछ भी खास चीज़ इसमें नहीं है। देन यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं इसमें भी कुछ खास हमें जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वही है, एनजीओ है वो डेली अकाउंट टिल 30 जून यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वही एक्सटेंशन यहाँ पर हो, ये सब कोई एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर पीएम केयर्स जो है उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए क्या है, पीएम केयर्स के बारे में देखने को मिला था पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो ये आरटीआई में नहीं आता है ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पीएम केयर जो उसको डिस्क्लोज किया जाना है, उसके डिटेल जो है वो डिस्क्लोज किए जाने चाहिए। तो अब यहाँ पर भी वही सवाल खड़ा होता है आरटीआई के बारे में कि क्या यहाँ पर ज़रूरी है पीएम केयर जो है क्या ये पब्लिक अथॉरिटी है। तो बिल्कुल, अब देखिए ना, जो हेड कर रहे हैं वही अगर पब्लिक अथॉरिटी है तो फिर यहाँ पर ये जो है अकाउंट भी पब्लिक अथॉरिटी रहना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने हो, तो आगे आएगा ही है, जब इस पर और सुनवाइयाँ होगी, जब और चीज़ें होगी तो वो हमारे एडिटोरियल में छपेगा ही, है ना। उसके बारे में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट जो है वो मिल ही जाएंगे। खैर पीएम केयर जो उसके लिए भी सेपरेट जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की सीरीज़ में लेकर आता हूँ उसमें मैं सेपरेटली कवर करूँगा। एंड एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये भी, इसमें भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है, ऐसे ही जो पांचट बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है।
देन इसमें भी अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर भी वही है सब, टेस्टिंग ये वो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, यही सारी चीज़ें, स्पुतनिक जो है उसकी यहाँ पर ये करना, वही सब हमें देखने को मिल रहा है। देन फॉरेन अगर हम देखते हैं तो उसमें वही बिडेन जो है सिग्निफिकेंस डी एस्केलेशन यहाँ पर बोल रहा है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूएसए ने पहले इसराइल को आर्म्स एनिमेशन सप्लाई किए, अब वो बोल रहा है कि नहीं तुम स्ट्राइक मत करो, तुम वापस आ जाओ, जबकि हमें जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। देन बाकी अगर हम देखते हैं तो पुतिन बोलिए, ईयू बोलिए, है ना, ये फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर जो है उनके लिए यूरोपियन यूनियन अपनी बॉर्डर जो है वो खोलने वाला है, फुल्ली ओपन करने वाला है। 7 नेशन करंट उसकी ग्रीन लिस्ट में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉर्डर है ट्रैवलर्स के लिए, वो यहाँ पर जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उनके लिए यहाँ पर ओपन कर देगा। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो अभी रिस्ट्रिक्ट की गई है। देन यहाँ पर श्रीलंका बॉर्डर रोक रहा है, वही सब हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद अगर बिजनेस इसमें देखते हैं तो इसमें भी वही सारी न्यूज़ है कि मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सिटर्स जो है उसके बारे में, देन जीएसटी के बारे में, देन उसके बाद जो क्वार्टर्स है ना, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बारे में। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो इतनी कुछ खास है नहीं, ठीक है। बस ये है कि आसाम टी गार्डन जो है ये कोविड-19 बैड वेदर की वजह से हिट हुआ है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बाकी कुछ खास नई न्यूज़ है नहीं। तो यहाँ पर हमने पूरा न्यूज़पेपर जो है वो कवर कर लिया है एकदम फास्ट तरीके से, जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ था उसका फिर से रिवीजन हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली होगी, और अगर मिली है तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।